वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है DSC 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स 3 कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली ये पढ़ना ही है। और अगर आप किसी अदर कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे BA प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो या फिर BCom प्रोग्राम हो, किसी भी कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड आपके पास ये सब्जेक्ट है कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, देन हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट लेसन जो होगा, फर्स्ट यूनिट का कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, बेसिकली फर्स्ट लेसन जो है वो इंट्रोडक्टरी रहेगा। इंट्रोडक्टरी इन द सेंस आपको बताता हूँ मैं एक मिनट कि फर्स्ट लेसन में हम जानेंगे कोलोनियलिज्म के बारे में, मेन पर्सपेक्टिव ऑफ कोलोनियलिज्म, जिसमें हम लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म जो आइडियोलॉजी है और उनका क्या व्यू है या पर्सपेक्टिव है कोलोनियलिज्म को लेकर। अब जैसे कि लिबरलिज्म जो है वो कई हद तक कोलोनियलिज्म को सही ठहराता है। लिबरलिज्म कहता है कि कोलोनियलिज्म के कारण ही दुनिया में बड़े बदलाव आए, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल जो चेंजेस है वो हुए कोलोनियलिज्म के कारण। अब मैं अगेन एंड अगेन कोलोनियलिज्म जो वर्ड है यूज़ कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। हिंदी में इससे उपनिवेशवाद कहते हैं, उसका हम डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे क्या होता है कि वीडियो देखते देखते लोग भूल जाते हैं। तो कोलोनियलिज्म के बारे में हम जानेंगे, लिबरलिज्म के बारे में जानेंगे, मार्क्सिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, इन सभी जो टर्मिनोलॉजी है, इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जाएगी। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन इन द सेंस कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे डेफिनेटली नहीं छोड़ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये। ओके, सो इसके बाद हम धीरे धीरे सारे ही कुछ 16 लेसन्स हैं, 16 के 16 लेसन्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लेसन में हमें जो पढ़ना है वो है कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसमें हम मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव, अब पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर पर्सपेक्टिव को कहा जाए तो नज़रिया। अब दो लोगों को आप किसी एक चीज़ को दिखाएंगे कि दोनों का अलग अलग नज़रिया होगा। अगर एक गिलास वाटर किसी को दिखाया जाता है जिसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ होगा, तो एक व्यक्ति का नज़रिया हो सकता है कि भाई आधा गिलास जो है वो खाली है, तो वहीं दूसरे व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव या नज़रिया रह सकता है, उसका नज़रिया रह सकता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो पर्सपेक्टिव के बारे में आपको पता चल गया। अब लिबरलिज्म क्या है। लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, जो कई हद तक कोलोनियलिज्म को सही ठहराती है। इसमें हम नेशनलिज्म के बारे में भी बात करेंगे। नेशनलिज्म, हिंदी में इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब कि देखिएगा हम भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, आप में से कई लोग अलग अलग जगह से आते होंगे, कोई महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और देश के अलग अलग हिस्सों से आते होंगे, अलग अलग धर्म को फॉलो करते होंगे, अलग अलग भाषाओं को बोलते होंगे, लेकिन जब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात आती है तो हम सब क्या कहलाते हैं, भारतीय। तो वो नेशनलिज्म की विचारधारा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एंड मार्क्सिज्म, जिसे हिंदी में मार्क्सवाद कहा जाता है, बेसिकली से एक स्कॉलर रहे हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी ही विचारधाराओं पर, उनकी ही अप्रोच पर इस आइडियोलॉजी या इस अप्रोच को आगे बढ़ावा मिला। पोस्ट कोलोनियलिज्म मतलब कि कोलोनियलिज्म जो उपनिवेशवाद था वो जब खत्म हो गया पूरी ही दुनिया से, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या बदलाव हुए, और जो लोग ओरिएंटेशनलिज्म को मानते थे, जैसे कि थे अंग्रेज ही, ब्रिटिशर्स ही, लेकिन जो कोलोनियलिज्म आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, इंट्रोडक्शन, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, और इसमें नेशनलिज्म के बारे में भी जानेंगे। फिर समरी के बारे में जानेंगे, ग्लॉसरी मतलब वोकैबुलरी होगी, सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, वो आपको
खुद सॉल्व करने हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे डेफिनेटली आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको कॉपी चेक करवानी है उस क्वेश्चन के आंसर लिखी हुई, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। अब रेफरेंसेस की कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं आप, इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना कि कुछ अगर आपको जानकारी मिली, मतलब कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस वीडियो की सहायता से आपको दी जाएगी। अब आपको उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को ज्ञान यानी कि नॉलेज के तरीके से बदलना है। आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो सभी जगह, ये जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज आपको खुद ग्रहण करनी होगी, वो डिफरेंट बुक्स पढ़कर, या फिर आप एसएल का यह मटेरियल भी पढ़ सकते हैं और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाती है वो मटेरियल पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है और उनको समझाना है नेशनलिज्म का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, और उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, देन उसके पर्सपेक्टिव क्या है। डिफरेंट मान लीजिएगा कि यहाँ पर 5 लोग खड़े कर दिए, अब आधा गिलास भरा हुआ, जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया, तो 5 लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है उस आधे भरे हुए गिलास को लेकर या फिर आधे खाली गिलास को लेकर। 5 को अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो उन पर्सपेक्टिव पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोलोनियलिज्म के साथ। अब कोलोनियलिज्म क्या है? कोलोनियलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली राज्य एक कम शक्तिशाली राज्य पर अपना शासन जमाता है और वहाँ से जो कॉलोनीज कहलाती है, जो कम शक्तिशाली जो राज्य होता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इटली, फ्रांस और जो जापान थे, उन्होंने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि साउथ अफ्रीकन, इंडिया, एशियन कंट्रीज़, देन अमेरिका, इनको अपनी अपनी कॉलोनीज बनाया और इनको क्या किया? लूटा। ओके, इनके जो सोर्सेज थे, चाहे नेचुरल सोर्सेज थे या फिर रॉ मटेरियल्स थे, वो लूट कर ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह ले जाया गया, लूटा गया एंड अपने आप को समृद्ध बनाया गया। लेकिन देखो, वो कहते हैं ना, समय का घटना चक्र चलता ही रहता है। आज भारत बहुत ही आगे निकल चुका है ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत को लूटा, लेकिन अब भारत ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। अब कोलोनियलिज्म की जो परिभाषा है मैंने आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। अब टेक्निकल वर्ड्स जो बुक में लिखे गए हैं उसके हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। तो colonialism is a way of domination or subordination where one country establishes an administrative hold over another country, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक कार्य भी है वो भी दूसरी कंट्री करेगी। मतलब कि एक मान लीजिएगा कि 2 घर है, घर ए एंड घर बी। अब ए घर थोड़ा है पावरफुल इन द सेंस कि इसके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े मतलब कि दिमाग है, चालाकी है, एंड दूसरी बात कि ये सेल्फिश है। और बी जो है, हालांकि ये इतना ज़्यादा लाइक अमीर नहीं है, लेकिन ये दयालु है। दयालु इन द सेंस इसके पास भगवान ने इसको बहुत सारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो दिए हैं, तो ये उन रिसोर्सेज को फ्री में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसकी नज़र पड़ी इस पर, और ए ने क्या किया, यहाँ पर गया कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत चाहिए। अंग्रेज आए थे तो मसालों का व्यापार ही करने आए और धीरे धीरे कर इसके घर पर भी कब्जा कर लिया। अब घर है बी का और कार्य कौन कर रहा है, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, ए। तो इसी प्रकार से इन्होंने अपनी चालाकी के थ्रू इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। और आगे बढ़ते हैं, और कॉलोनी बनाने के पीछे का एक कारण क्या था? देखिए, भारत कॉलोनी नहीं बनता। मुगल जो शासक था बहादुर शाह जफर, जो 1857 के युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुका था, तो वो क्या था, सबसे कमजोर शासक रहा है मुगलों का। मुगल वंश में सबसे कमजोर शासक जो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमाना भारत पर स्टार्ट कर दिया। बेसिकली अंग्रेज कब आए थे? 1600 में, मतलब कि 17वीं शताब्दी में भारत आए। लगभग उन्होंने 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया। अगर हम डिफरेंट डिक्शनरीज की बात करें तो वो कहती है कि कोलोनियलिज्म, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो डिफाइन करती है, इट इज़ अ country or area under the full and partial control of another country, typically a distant one and occupied by settlers from the country। अब एक
जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कॉलोनियलिज्म का मतलब बताती है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक देश को दूसरे देश द्वारा अपना शासन थोप दिया जाता है, एक देश पर दूसरे देश द्वारा अपना शासन थोप दिया जाता है, और वही अपने जो लाभ है उस लाभ के लिए जो जिस कंट्री पर अपना दावा थोप दिया है उसको शोषित करता है। ओके, बेसिक लैंग्वेज में अगर बताया जाए। देन उसके बाद है कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी ऑल्सो सीम्स टू सपोर्ट द एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म बाय डिफाइनिंग कोलोनियलिज्म एज द पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग कॉलोनीज स्पेशली फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब जो कॉलिन्स की डिक्शनरी है वो कहती है कि कोलोनियलिज्म या फिर हिंदी में इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश को एक्सप्लॉइट करता है, उसको लूटता है, उसको बर्बाद करता है कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ओके, The Stanford Encyclopedia of Philosophy adopts a historical approach and uses the term colonialism to describe the process of European settlements and political control over the rest of the world, including America, Australia and parts of Africa and Asia. अब देखिएगा, जो एनसाइक्लोपीडिया है फिलॉसफी का, वो कहता है कि कोलोनियलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ की जाती है एक ऐसे परिप्रेक्ष्य को दर्शाने के लिए जो यूरोप, इटली, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज द्वारा यूज़ किया गया था। उपनिवेशवाद की स्ट्रेटजी किसके द्वारा यूज़ की गई थी? यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, दूसरे कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाने के लिए। खासकर उन्होंने किन किन कंट्रीज़ को गुलाम बनाया या फिर किन किन कॉन्टिनेंट्स को गुलाम बनाया, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ओके, एशिया में इंडिया भी आता है। देयर इज़ नॉट a very clear difference between the colonialism and imperialism. अब colonialism and imperialism जो है इनके बीच ज़्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं है। colonialism क्या है? एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पर अपना शासन जमाना, मतलब दूसरी कंट्री को शोषित करना। और imperialism का मतलब कि इसमें क्या है, colonialism में फिजिकली आप शोषित करेंगे, लेकिन इंपीरियलिज्म में कैसे? आइडियोलॉजी के हिसाब से। अब इंपीरियलिज्म जो है वो भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कैसे? जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया तो वो एक ओल्ड इंपीरियलिज्म था जिसे बेसिकली इंपीरियलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अपने जो कल्चर थे, अपनी आइडियोलॉजीज थी, वो दूसरी कंट्रीज को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। अगर आज भी हम लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम किसके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को। ज़्यादातर भारत में अगर अंग्रेजी बोली जाती है तो ब्रिटेन एक्सेंट में बोली जाती है, ब्रिटिश एक्सेंट में। दूसरी बात, हम जीन्स वगैरह अडॉप्ट करने लगे, ये क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी है जो हमने अडॉप्ट की, किसकी? ब्रिटेन की। तो ये इंपीरियलिज्म में आता है। इंपीरियलिज्म जो है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नियो इंपीरियलिज्म की। अब नियो इंपीरियलिज्म क्या है? नियो इंपीरियलिज्म आता है अमेरिका के तौर पर, जो हाल ही में चल रहा है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश को अगर देखना हो तो वो शक्तिशाली देश कौन सा होगा? अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी मजबूत है, मिलिट्री मजबूत है। अगर कल्चरल बात करें तो उसका ही प्रभुत्व चलता है कि अमेरिकन कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, एट्सेट्रा। ये नियो कल्चर इंपीरियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, सो इम्पीरियलिज्म, ये जो अमेरिका की बातें थी ये मैंने आपको बता दी। इसमें क्या है कि इम्पीरियलिस्ट पावर कौन सी है? पोर्चुगाल, फ्रांस, ब्रिटेन एट्सेट्रा, ये सारी इम्पीरियलिस्ट पावर है। अब लेनिन जो है वो इम्पीरियलिस्ट के बारे में क्या बताते हैं? अब लेनिन जो है वो एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब उनकी इंटरप्रिटेशन है कि इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कि भाई इम्पीरियलिज्म कुछ नहीं है कि कोलोनियलिज्म जो है या फिर कैपिटलिज्म जो है उसकी हाईएस्ट स्टेज है। अब आप अगर लेनिन को देखें तो लेनिन कौन थे? लेनिन एक नेता थे यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन का क्या था? सोशलिस्ट। कि भाई जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो ज़मीन या फिर किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए और सरकारी हाथों में होनी चाहिए। तो लेनिन कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। तो उनका कहना था कि इंपीरियलिज्म कुछ और नहीं है, कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है, कि कैपिटलिज्म से आगे अगर कुछ है तो वो है imperialism. Okay, then Rosa
लक्समबर्ग, हिलफ्रेडिंग एंड निकोलाई बर्किन मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो उन्होंने कुछ अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, उनमें से दिस अप्रोच इज लेटर बीन एनरिच्ड बाय पॉल ब्रासन, पॉल स्वीजी एंड हैरी मैकडॉफ। तो इन स्कॉलर्स का आप नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जब आप अपने आंसर में इनको मेंशन करेंगे तो आंसर एक और अच्छा, मतलब कि कहते हैं ना कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसकी। हैरी मैकडॉफ इन द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो हैरी मैकडॉफ द्वारा एक बुक लिखी गई थी द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म 1969 में। उन्होंने एक पैटर्न को ट्रेस्ड किया जिसमें इम्पीरियलिज्म एंड अ न्यू पीरियड इन वर्ल्ड कैपिटलिज्म। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इम्पीरियलिज्म। तो उन्होंने न्यू एंड ओल्ड जो इम्पीरियलिज्म था उसके बीच अंतर किया। अब ओल्ड इम्पीरियलिज्म में क्या था कि आइडियोलॉजीज़ के थ्रू, देन कल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना जो आइडियोलॉजी या फिर अपना जो कैपिटलिज्म है वो फैलाया जाता था। लेकिन अब न्यू जो इम्पीरियलिज्म है उसमें क्या है, अगर आप भारत में भी देखें तो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ चुकी है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये न्यू इम्पीरियलिज्म का फेज स्टार्ट हुआ। बेसिकली इसमें हमें इम्पीरियलिज्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ यहाँ पर कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म वगैरह जो मार्क्सिज्म लिबरलिज्म की आइडियोलॉजीज है उन पर फोकस करना है। ओके, सो जो न्यू लिबरलिज्म है, जिसे न्यू लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत इसमें बूम आई और इसने अलग अलग तरीके के चेंजेस दुनिया को दिखाए। अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि क्या क्या कारण रही, क्या क्या परिस्थितियाँ रही कोलोनियलिज्म की या उपनिवेशवाद की। तो कोलोनियलिज्म हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो दोनों ही तरीके के इफेक्ट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर या फिर कहें एशियन सब कॉन्टिनेंट पर कोलोनियलिज्म के। तो रूपर्ट इमर्सन बताते हैं दोनों ही तरीके के फीचर्स, सेलियंट फीचर ऑफ कोलोनियल की ड्रॉन एंड पुट फॉरवर्ड कंक्लूजन। कोलोनियलिज्म इम्पोजेज एलियन ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स ऑन सबऑर्डिनेट सोसाइटीज़। कि भाई आप भारत में रह रहे, भारत की संस्कृति सभ्यता अलग थी और अचानक से बाहर से कोई लोग आया और उन्होंने अपना शासन, अपने कल्चर, अपनी आर्थिक स्थिति को इन पर थोपना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अलग से, एलियन का मतलब वो नहीं, एलियन मतलब कि एक अलग तरीके का जो कि अनजान हो। ओके, एलियन का मतलब अनजान होता है। एलियन मतलब कि आप हमेशा सुनते होंगे कि उस ग्रह में एलियन मिले, एलियन मतलब कि जिनके बारे में जानकारी ना हो। ओके, देन द रिजाइम्स ट्रेन्ड अ फ्यू ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड रिक्वायर्ड पैसिव सबमिशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिजाइम आई, रिजाइम का मतलब होता है सरकारें जो आई, बाहरी सरकारें या बाहरी आक्रमण जो हुआ, उन्होंने क्या सिखाया, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, IAS वगैरह, जो रेलवे वगैरह आई, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के कारण आई। ओके, तो रिक्वायर्ड पैसिव सबमिशन। देन सेकेंड, इट हैड अ मेजर पर्पस टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज इकोनॉमिकली। अब कॉलोनियल माइंडसेट या फिर ब्रिटिशर्स का क्या मेजर पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर मेजर पर्पस था? उनका मेजर पर्पस था कि कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया जाए, बर्बाद किया जाए आर्थिक रूप से। कॉलोनीज वर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स ऑफ द फिनिश्ड गुड। अब देखिएगा, कॉलोनीज जो थी उनको कैसे यूज़ किया जाता था। भारत में कॉटन की खेती होती थी, नील की खेती होती थी, तो उन खेतीज़ को जो रॉ मटेरियल कच्चा माल था वो ब्रिटेन भेजा जाता था, और उनके कपड़े, मान लीजिएगा रू जो था, उन कॉटन को ब्रिटिश भेजा गया और ब्रिटेन से वो कपड़े के तौर पर भारत में आया और 10 गुने 20 गुने दाम पर यहाँ पर बेचा गया। उसी कारण भारत में महात्मा गांधी जी ने खादी का जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया था और कहा था कि खादी कपड़े ही खरीदिएगा। ओके, सो ये एक बात थी। और दूसरी बात, 1860 के दशक में, 1860-70 के दशक में अमेरिका में महामंदी आई थी। महामंदी इन द सेंस कि जो कॉटन की खेती भी रुक गई थी, तो जितना भी कॉटन एक्सपोर्ट किया गया था या इंपोर्ट किया गया था वो भारत से किया गया था। इन कोर्स ऑफ टाइम द कोर एट UK बिकेम इकोनॉमिकली पावरफुल एंड डेवलप्ड एंड इंडिया एज अ पेरीफेरी रिमेन अंडर डेवलप्ड। अब देखिएगा, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी एंड कोर। कोर कंट्रीज कौन सी होती है? डेवलप कंट्रीज। पेरीफेरी कंट्रीज कौन सी होती है? सेमी पेरीफेरी कंट्रीज कौन सी होती है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है। एंड पेरीफेरी कंट्रीज होती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो रिमेन अंडर डेवलप्ड, कि जो UK
के टाइम जब इंडिया एक कॉलोनी थी तो भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री बन चुका था, मतलब कि बहुत ही लूटा उन्होंने। अब द अथॉरिटेटिव एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश राज स्टिमुलेटेड नेशनल लिबरलाइजेशन मूवमेंट इन इंडिया। हाउएवर colonialism remained a historical agent of change and transformation as well as a spread liberal educational ideologies। कि भाई ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड जो था ब्रिटिश राज का, उसने बहुत ही एक्सप्लॉइट किया भारत को लिबरलाइजेशन मूवमेंट्स इन इंडिया। ओके, लेकिन कोलोनियलिज्म ये भी हम नहीं नकार सकते कि उसने भारत में जो मूलभूत जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे उनको इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर लोग चाहे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा से आते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कौन हो आप लोग, तो हम लोग हैं भारतीय। तो नेशनलिज्म के कारण ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म माइंडसेट था उसको एक बहुत बड़ी टक्कर मिली थी। तो नेशनलिज्म में बहुत बड़े बड़े युद्ध आए, उन्होंने बहुत टक्कर दी मतलब कि कॉलोनियलिज्म की। ओके, तो इसमें इतना ही समझना है। अगर आप इस पीडीएफ को या आपके पास हार्ड कॉपी है उनमें से पढ़े तो बेटर रहेगा। अब लिबरलिज्म को जानते हैं, इन तीनों जो पर्सपेक्टिव है उनको पढ़ना महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब लिबरलिज्म को हिंदी में कहा जाता है उदारवाद, मार्क्सवाद एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म को आफ्टर की जो उपनिवेशवाद के बाद की जो परिस्थिति थी। लिबरलिज्म क्या है? पर्सपेक्टिव जनरली एक्सेप्ट दैट colonialism इज अ नॉर्मल फेज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विच इज़ रैशनल। कि भाई जो कोलोनियलिज्म था, लिबरल पर्सपेक्टिव मानता है कि जो कोलोनियलिज्म था उसने डेफिनेटली इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को चेंज किया और इंडियन मार्केट को एक नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट बनाने में सहायता की। तो लिबरल सी इट अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। अब जो लिबरल जो है वो मानते हैं कि कोलोनियलिज्म के कारण जो है कैपिटल एक्सपेंशन हुआ, कि जो मार्केट थी इंडियन मार्केट वो सिर्फ नेशनल मार्केट के रूप में ही बनी पड़ी थी। तो क्या हुआ, कॉलोनियल माइंडसेट ने क्या किया, इंडिगो, कॉटन और जो कॉफ़ी, शुगर कैन आदि जो सिर्फ नेशनल बाउंड्री तक सीमित थे उनको इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, एक्सपेंड किया कैपिटलिज्म को इन्होंने इंडिया में। इट हैज सीन एज द टोटलिटी एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी वर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम कि ड्यूरिंग colonialism which was carried out for roughly 200 years in a सबॉर्डिनेट और पैसिव पोजीशन। कि भाई इंडिया की इकोनॉमी को बूम पर ले जाने के लिए कोलोनियलिज्म ने बहुत ही मतलब कि मेहनत की और इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। 200 सालों तक इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन लूटा गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर जैसे कि AR देसाई एंड RP दत्त हैड क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन इन इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश इंटरवेंशन हमें चाहिए ही नहीं था। दे सेड दैट विद ऑल इट्स लिमिटेशन द ब्रिटिश रूल प्लेड अ पॉजिटिव रोल एंड प्रोग्रेसिव रोल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रूरल इंडिया। कि भाई रूरल इंडिया में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर था उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, तो उस कारण ये कहते हैं। अब ये कौन है? RP दत्त एंड AR देसाई, ये है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले व्यक्ति। Drain of wealth is natural phenomena of colonialism which came along with natural foreign domination of colonies। अब लिबरल जो है वो मानते थे कि भाई ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है कि जो वेल्थ को लूटना और अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियोलॉजी थोपना, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कॉलोनीज़ का। और कॉलोनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोलोनियलिज्म और जो उपनिवेशवादी जो विचारधारा थी, सरकारें थी, उनका ये नेचुरल फिनोमिना है, जिसके विरोध में दादा भाई नारोजी मेंशन्ड इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू रीड, की स्टूडेंट को ये बुक रीड करनी चाहिए, एज इट इज़ बीन मेंशन्ड बाय नारोजी and Gandhi that British rule was squarely responsible for the total ruination of rural life of India। दादा भाई नारोजी जो है अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो रूरल इंडिया था, जो ग्रामीण भारत था, उसको बर्बाद करने के लिए ब्रिटिश का कोलोनियलिज्म ही सबसे बड़ा कारण था। इन हिज बुक राज टू स्वराज, प्रधान अपनी पुस्तक राज टू स्वराज में लिखते हैं कि ये जो फिनोमेना था कोलोनियलिज्म का,
उन्होंने मेल फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश रूल लीड टू रूरल इंडेपेंडेंस की रूरल जो कॉलोनियलिज्म था उसके कारण क्या हुआ कि रूरल इंडिया जो है वो कर्ज में दबता चला गया। उसमें जमींदार, लैंडलेस लेबरर्स एंड मनी लेंडर्स, साहूकार, उनका जन्म हुआ, मिडल मैन जो थे उनका जन्म हुआ। अब मार्क्सिज्म विचारधारा क्या मानती है? मार्क्सिज्म विचारधारा का मानना है कि कैपिटलिज्म जो है उसे खत्म कर देना चाहिए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मान लीजिएगा कि 10 लोग हैं तो ये किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, 10 के पास बराबर होनी चाहिए। मार्क्सिज्म का मानना ये है। और मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मानती है कि कॉलोनियल स्टेट जो था वो एक बोर्गेसी का मतलब होता है बिजनेसमैन का एक ग्रुप था जो बिजनेस करना चाहते हैं। और ये तो ट्रू है कि जो ब्रिटिशर्स है भारत में बिजनेस करना आए थे, उनको मसालों में बहुत इंटरेस्ट आया था भारत के, और उनका काम क्या था ब्रिटिशर्स का या फिर ये जो कैपिटलिस्ट का, कि उनका कार्य सिर्फ एक ही था, लूट मचाना। किसकी? गरीबों की लूट मचाना। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच का या पर्सपेक्टिव का मानना है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या वेल्थ जो है, धन जो है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ना रह करके जो मान लीजिएगा 10 व्यक्ति अगर एक जगह पर रह रहे हैं तो 10 के पास बराबर होना चाहिए। बिपिन चंद्रा जो है अपनी पुस्तक में कहते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्फोर्सिंग द रूल एंड डोमिनेशन ऑफ वन क्लास ओवर अनदर। तो बिपिन चंद्रा अपनी पुस्तक में कहते हैं कि कैपिटल स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण जो कैपिटलिस्ट या फिर जो बिजनेसमैन है, जो शाही वर्ग है, उनके जो विचारधारा है, उनके हक की जो बातें हैं वो गरीबों पर या दूसरे लोगों पर थोपना, ये कैपिटलिस्ट एक ऐसी विचारधारा है। एंड ऑर्गेनाइज पावर ऑफ मेट्रोपोलिटन रूलिंग क्लास फॉर डोमिनेटिंग एंटायर कॉलोनियल सोसाइटी, कि भाई गरीबों का शोषण करना ही कैपिटलिस्ट का कार्य है। इकोनॉमी एंड सोशल नीड्स आर डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट सोशल क्लासेस। अब देखिएगा यहाँ पर इनका मानना ये था कि to Marx, colonialism is a phase when it is being completely integrated into the world capitalist system in subordinate and suburban position। अब इनका ये मानना था कि अगर गरीब को कुछ खाना है ना, या फिर उसकी कुछ आशाएं, एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं है, तो उसको वो नहीं मिलेगा और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ भी नहीं बनेंगी। हम इस लाइन पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या था कि ये जो मार्क्सिस्ट है उनका मानना ये है कि कैपिटलिज्म में क्या था कि कैपिटलिज्म या कॉलोनियलिज्म, इसमें ये बात है कि अगर गरीब के हिसाब से पॉलिसीज़ बन गई तो फिर जो कैपिटलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, वो कैसे कमाएंगे, वो वेल्थ को ड्रेन कैसे करेंगे, वो वेल्थ को अपनी ओर कैसे खींचेंगे। तो कैपिटलिस्ट का मानना है कि जो रूल बनाए जाते हैं कैपिटलिज्म में या फिर कॉलोनियल कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स होते हैं उसमें रूल बनाए जाते हैं बॉर्गेस के हिसाब से, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से, और उनके बिजनेस को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए उस हिसाब से रूल बनाए जाते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट ना हो तो ही बेहतर है, और ये इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं। अब कॉलोनीज आर एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एंड देन मार्क्सिस्ट जो है ये कहते हैं कि कॉलोनीज को इन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए ही रखा है, कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें से धन सिर्फ खींचे जाओ, एक ऐसा कुआं है जिसमें से खजाना निकाले जाओ, इसे वापस मत दो। मतलब कि ये है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे हम अभी बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को बर्बाद किया। बर्बाद किस तरीके से किया कि जो इंडिगो, नील की खेती थी, कॉटन की खेती थी, और जो मसाले थे, हीरे जवाहरात, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी, आर्किटेक्चर थे, उनको बर्बाद कर दिया, अपने साथ ले गए। आप बहुत ही अच्छा, हीरे से याद आया, कोहिनूर हीरा, अलग अलग जो मूर्तियाँ थी, चाहे आप स्तूपा के तोरण को देखें, ब्रिटिश म्यूजियम, अगर आप आजकल तो रील्स सभी देखते हैं, तो कुछ भारतीय लोग हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं और वो जब अपनी रील्स बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम भारत ब्रिटिश म्यूजियम को विजिट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम भारत के किसी म्यूजियम में आए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत से ही लूट कर अपने म्यूजियम्स बनाए हैं, स्तूपा तोरण, बुद्ध की मूर्तियाँ या फिर अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं उन्हें लूट कर वहाँ पर म्यूजियम बनाए। तो यहाँ पर बेसिकली मार्क्सिज्म का मानना था कि
जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज यानी कि जो कॉलोनीज उन्हें कहा जाता है कि अदर देश पर जो शासन करते हैं उन्हें कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, और कॉलोनीज जिन पर शासन किया जा रहा है। तो कॉलोनीज को किस तरीके से देखा जाता कि भाई गुड्स और जो अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है उनकी सप्लाई के लिए सिर्फ देखा जाता था। ओके, देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स आते हैं। प्रोपोनेंट्स का मतलब है कि जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एडवर्ड है, फ्रेंच फैनन है, गायत्री स्पिवक चक्रवर्ती है। ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका मानना है कि अब समय आ चुका है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो चुका है पूरी दुनिया से। अब जो ज़्यादातर देश है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब जो लोग हैं अपने कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट करें। कॉलोनियल जो मेंटेलिटी, जो साइकोलॉजी उनके माइंड पर रह चुकी है, उनको भूलने का समय आ चुका है, और इनको भूलकर अब अपने कल्चर की ओर आगे बढ़ने का समय आ चुका है, और इन कल्चर पर फोकस करने का वक्त आ चुका है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर जैसे कि एशियन कंट्रीज़ या फिर जो गरीब डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है, उन्हें एक वर्ड से जाना जाता है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन द सेंस कि भाई यूरोपियन या अमेरिकन जो है वो सर्वोच्च है, सुपीरियर है, और उनके कल्चर, उनकी आइडियोलॉजी सुपीरियर है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें एशिया एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ आती है, वो कंट्रीज़ बहुत ही मतलब कि पिछड़ी कंट्री है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत पिछड़ी है, बैकवर्ड कंट्रीज़ है। तो उनको भूलने का समय आ चुका है और हमें आगे बढ़ना है, हमें रिसर्च करनी है एंड उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं भाई हम भी आगे हैं, हम आगे थे, आपके द्वारा हम शोषित किए गए और हमें पीछे धकेला गया था। तो इनका बेसिकली ये कहना है। ओके, मैनी राइटर्स लाइक फ्रांज फैनन फ्रॉम मार्टिन क्वी और M.K. गांधी फ्रॉम इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अब पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में दो इम्पोर्टेंट नेम जो आते हैं, फ्रांज फैनन जो आते हैं मार्टिन क्वी से, और महात्मा गांधी जो है वो आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम था, वो आते हैं इंडिया से, जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में अपना योगदान दिया। एंटी कॉलोनियल थिंकर में एम्फसाइज करते हैं सबल्टन पर्सपेक्टिव। सबल्टन पर्सपेक्टिव में रंजीत गुहा एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, देन अब बात करते हैं, लेट अस लुक ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन कंसर्न विद डिस्पेरिटीज इन ग्लोबल पावर एंड विद एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। अब देखिएगा यहाँ पर बेसिकली है कि ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है। ओरिएंटलिज्म का मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो एंटी ब्रिटेन प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। एंटी ब्रिटेन मतलब कि वो कह रहे थे कि भाई ब्रिटिश जो है वो बेफालतू में किसी अदर कंट्री को शोषण कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो ओरिएंटलिज्म ये कहलाते थे, जो भारत का साथ देते थे एट्सेट्रा, जिसमें फ्रांस फैनन आते हैं, अल्बर्ट मैमी आते हैं, इनके वर्क बहुत डिस्कस किए जाते हैं। Okay, then Fanon explains that black man is made to believe in his inferiority to white colonized through psychological aspect of colonialization such as imposition. So जो फैनन है वो कहते हैं कि जो ब्लैक मैन है, ब्लैक मैन बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिकन कंट्रीज़ है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों के लिए ब्लैक मैन यूज़ करते हैं, मतलब कि काले लोग। तो जैसे कि रेसिस्ट है वो, तो काले लोग जो है उनके दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि भाई वो कम है ब्रिटिशर्स से, वो बहुत कम जानते हैं, उनको आगे बढ़ाने में ब्रिटिशर्स और लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा योगदान है। और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो उनके माइंड में भर दिया गया है। तो फैनन कहते हैं कि हमें इस साइकोलॉजिकल डायलेमा से आगे बढ़ना है और आगे अपने आप को और अपनी कंट्री को सक्सेसफुल बनाना है। तो समिंग अप करते हैं कि समरी क्या है। टू सम अप वी कैन कंक्लूड दैट बोथ कॉलोनियलिज्म दैट इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि कॉलोनियलिज्म के कारण क्या जन्म, कॉलोनियलिज्म ही जननी है किसकी, नेशनलिज्म की। राष्ट्रवाद किसके कारण जन्म हुआ, कॉलोनियलिज्म के कारण, क्योंकि लाइक कॉलोनियलिज्म ने भारत में सभी लोगों को बहुत ही उनका शोषण किया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात से आते हो, सभी लोगों का शोषण किया, सबको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। तो इसके कारण क्या हुआ, सब एक हो गए, सब भारतीय बन गए और कॉलोनियलिज्म का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वो हम आगे डिटेल में बहुत अच्छा
ये एक सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म के बारे में जाना, जो 3 पर्सपेक्टिव थे, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इनके बारे में जाना, इनके प्रोपोनेंट्स के बारे में जाना, उनके वे ऑफ लुकिंग के बारे में जाना। देन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, क्या क्या शोषण हुए उनके बारे में जाना। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेसन है। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो एस्पेक्ट रहे, कैसी कैसी लड़ाई, 1857 की लड़ाई कैसे भूल सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 कैसे भूल सकते हैं, उनके सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है, नेशनलिज्म का क्या मतलब है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है, आपको बुक उठानी पड़ेगी एक बार। अगेन ये ग्लॉसरी जो है, वोकेबलरी आपको स्वयं से पढ़नी होगी। अगर बुक नहीं है, वीडियो पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा। देन अब 2 क्वेश्चन है आपके लिए। क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉलोनियलिज्म, कि भाई इंडियन कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए एनालाइज कीजिए मार्क्सिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को क्रिटिकली, और राइट अ शॉर्ट एसे ऑन कॉलोनियलिज्म, एक्समाइन इट्स 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि भाई कॉलोनियलिज्म पर एक ऐसे लिखिए, इसके जो 3 पर्सपेक्टिव है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, उनके बारे में भी लिखिए एंड उन पर थोड़ा अपनी रोशनी डालिए, अपने ज्ञान को प्रदर्शित कीजिए। आप इन कॉपी को लिखकर आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बुक पढ़नी है इसके लिए तो बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, एसे ऑन कॉलोनियलिज्म। देन उनकी एक और बुक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देन फॉल्चर जी की है, कैपिटलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर और भी बहुत सारी बुक्स है जो आप, ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। रोमिला थापर जी की एक बुक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एट्सेट्रा। आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।